वृंदावन कॉलोनी में वीना और ईश्वर नाम के एक दंपति रहते थे। वीना एक सरकारी हाई स्कूल में हेडमिस्ट्रेस के रूप में काम करती थी और ईश्वर एक निजी कॉलेज में हिंदी लेक्चरर के रूप में काम करता था। 25 साल के इस शादीशुदा जिंदगी में उनका एक बेटा था जिसका नाम था कृष्णा। उसने अपने MBA की पढ़ाई पूरी करके फाइनेंस कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे काम करता था। कृष्णा की शादी अंजलि नाम की एक लड़की से होती है। उनकी 4 साल की नूतन नाम की एक बेटी थी। उसका नर्सरी में एडमिशन कराना था, इसीलिए सभी ने मिलकर यही फैसला लिया कि उसे अनामिका स्कूल में दाखिला कराया जाएगा। अनामिका स्कूल के प्रिंसिपल रूम में वीना, अंजलि और नूतन खड़े थे। कहिए मैडम, दाखिला कराने आए हैं यहाँ? हाँ, बच्ची का नाम नूतन है, मेरी पोती है। इसकी दाखिला के लिए यहाँ आए हैं मैडम। हमें थोड़ा स्कूल के बारे में और फीस के बारे में बता दीजिए। जी बिल्कुल, मैं बताने के लिए ही तो हूँ। आपकी पोती का यहाँ दाखिला होने के लिए कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। तो पहले हम वो सब चर्चा कर लेते हैं। शुरुआत में आपको एंट्रेंस पास होना होगा, फिर मैं बाकी डिटेल्स आपको बाद में बताऊंगी। रूल रेगुलेशन, उसके बारे में हमें थोड़ा बता दीजिए। स्टूडेंट्स को अच्छे से इंग्लिश बोलना आना चाहिए, जैसे कि मम्मी, डैडी, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ईटिंग फूड, ड्रिंकिंग वाटर, गोइंग टू वॉशरूम। प्रिंसिपल की ऐसी बातें सुन के सास वीना और अंजलि बहू एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। फिर प्रिंसिपल कहने लगती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मैडम, बच्चों के माता पिता इंग्लिश मीडियम स्कूल में कम से कम पढ़े लिखे हो, डिग्री के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, तभी हम बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला दे सकते हैं। प्रिंसिपल की बातें सुन के अंजलि थोड़ी सी सोच में पड़ गई। फिर वो कहने लगी, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ और मेरी अंग्रेजी बहुत ही कमजोर है। ऊपर से ग्रेजुएशन में फेल कर गई, जो कि अभी तक क्लियर नहीं हो पाए। पता नहीं कब परीक्षा लिखूंगी और कब पास कर पाऊंगी। ये कैसा स्कूल है, इसकी पढ़ाई तो मेरी जान ही ले लेगी। अंजलि जब ऐसा सोच रही थी, तब सासू माँ वीना प्रिंसिपल से कहती है, मैडम, आपके स्कूल के रूल रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं। अब तो सारे स्कूल में ही इस तरह के रूल लागू हो रहे हैं। मुझे पता है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। जब वो कह रही थी, इस बीच में बहू अंजलि कहने लगती है, सासू माँ, अब हम चले? मैडम ने तो पूरी जानकारी दे ही दी है। एक बार जाके पिताजी और आपके बेटे से भी पूछ लेते हैं, उनका क्या कहना है, फिर हम इनके पास लौट आएंगे। रुको बहू, तुम चिंता मत करो, वैसे जब आ ही गए हैं तो सब जान लेने दो। बहू अंजलि से इस तरह कह के प्रिंसिपल की तरफ वो फिर से मुड़ती है। देखिए मैडम, मेरा बेटा MBA किया है, मेरी बहू डिग्री तक पढ़ी है। अब बताइए क्या करना है? वैसे तो हर कोई कहता है कि वो पढ़े लिखे हैं, पर हमें सर्टिफिकेट के जेरोक्स कॉपी चाहिए। उनकी बातें सुन के बहू अंजलि और एक पल के लिए वहाँ बैठ नहीं पाई। वो सीधा अपने कुर्सी से खड़ी हो गई। यहाँ जरूरत नहीं सासू माँ, हम सुने जा रहे हैं तो मैडम कुछ न कुछ कहे जा रही है। हम दूसरे स्कूल में जाके बात करेंगे। चलिए तो। मिसेस अंजलि, आप किसी भी स्कूल में जाइए, वो आपसे यही बात कहेंगे। ऐसा कहने के बाद भी वो कुछ नहीं सुनी, अपनी बेटी नूतन को ली और वहाँ से हड़बड़ी में जाने लगी। उसकी ऐसी हरकत देखकर सासू माँ को थोड़ा शक हुआ। वहाँ सवाल पूछना ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो अंजलि के साथ चुपचाप घर चली गई। नूतन अपने दादाजी ईश्वर को देख के भाग के उनके पास जाती है। दादाजी, मुझे गोदी लीजिए। इतनी मीठी बातें सुन के ईश्वर अपनी पोती नूतन को गोदी ले लेते हैं। बहू अंजलि अपने बेडरूम की तरफ चली जाती है। वो उदास होकर बिस्तर पे बैठ जाती है। फिर सासू माँ वीना बहू अंजलि के पास आती है। बहू, सच बताओ तो, तुम डिग्री पास की या नहीं? नहीं सासू माँ, पास नहीं कर पाई, अभी तक क्लियर नहीं हुए। अरे बहू, तुमने हमें ठगा। शादी के वक्त जब पूछा था तो सर हिलाई थी तुमने बेटे से कहा उसे इस बारे में पता है? नहीं सासू माँ, किसी को भी नहीं पता, मैंने नहीं बताया। अब क्या करे बहू? बेटी की पढ़ाई के लिए मुझे डिग्री पास होना होगा, आपको मदद करना होगा, मैं आपकी पैर पकड़ती हूँ। ऐसा कह के बहू अंजलि सासू माँ वीना के पैर पकड़ लेती है। तब से उसके पति कृष्णा को बिना बताए सासू माँ वीना उसे प्रोत्साहन देने लगी। एग्जाम के लिए फीस भरती है, नई नई किताबें लेकर आती है। अब चूंकि कोई नॉलेज ही नहीं थी, इसीलिए अंजलि को समझ में नहीं आ रहा था। कल सुबह एग्जाम है और मेरे दिमाग के अंदर
इस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी खुश नहीं रहा है। क्या करूं, कैसे करूं? इस तरह कह के अंजलि सोचने लगती है। फिर अचानक से अंजलि के दिमाग में एक तरकीब आती है। पढ़ तो नहीं सकती मैं, पर मेरे दिमाग में एक तरकीब है। मैं एग्जाम हॉल में जाऊंगी, वहाँ पे जो हो ना वही होगा। इस तरह वो उस रात बिना पढ़े हुए आराम से सो जाती है। अगले दिन अंजलि का एग्जाम। वो भगवान के सामने माथा टेकती है, एग्जाम के लिए निकल जाती है। फिर एग्जाम हॉल में वो एक बड़ा सा बैंडेज बांध के वहाँ पे चुपचाप आती है। वहाँ सासू माँ इन्विजिलेटर के तौर पे आई थी। ये देखकर वो आश्चर्य हो जाती है। फिर बाद में वो अपने आप को शांत करती है। मुझे परेशान नहीं होना चाहिए, नहीं तो सासू माँ मुझ पे शक करेंगी। रात भर की परिकल्पना सब बेकार हो जाएगी। ये सोचकर बहुत ही सावधानी पूर्वक वो बैंडेज के अंदर अपना फोन रख लेती है। बाद में उसे बाहर निकालती है लोगों के नजरों से बच के, और पूरा एग्जाम लिख लेती है। 2 दिन निकल जाते हैं, पर आखिरी एग्जाम के वक्त अंजलि की दोस्त माधवी बार बार उसे फोन कर रही थी उसी नंबर पे। अंजलि बहुत परेशान होती है और परेशानी की हालत में वो भूल जाती है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में है, और गुस्से से फोन उठा के कहती है, तुम्हें अकल नहीं है क्या? फोन काट रही हूँ फिर भी बार बार फोन कर रही हो, फोन रखो। ऐसा कह के गुस्से से वो फोन काट देती है। फिर देखती है कि सासू माँ उसे गुस्से से देख रही है। एग्जाम सेंटर से वो अंजलि को बाहर निकाल देती है। अब कुछ करने को नहीं था, इसीलिए दुखी होकर अंजलि एग्जामिनेशन हॉल से घर लौट आती है। बेटी को स्कूल में दाखिला कराने के लिए अंजलि ने बहुत पापड़ बेले, फिर भी वो डिग्री का एग्जाम कैसे भी पास नहीं कर पाई। अंजलि की तो चीटिंग पकड़ी गई, पर क्या आप कभी चीटिंग करते वक्त पकड़ा है? अगर ऐसा हुआ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मांडरपुर गांव में सुजाता 50 साल की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। उसकी सोच बहुत ही खराब थी। हर बात बात पे उसे बहुत जलन होती थी। उसकी बहू का नाम कविता। कविता हमेशा पानी का बोतल उसके बगल में ही रखती थी ताकि सासू माँ को पानी से ठंडा किया जा सके। और इस तरह आग बुझने के बाद सुजाता के शरीर से धुएं निकलते थे। तभी एक दिन सुजाता की आंखें सासू माँ शारदा और उसकी बहू अनामिका पे पड़ती है। उस वक्त शारदा और अनामिका अपने घर के बाहर बैठ के मजे से सेब खा रहे थे। आखिर में सेब की एक ही पीस बची हुई थी। सासू माँ शारदा अपनी बहू को विनती कर रही थी ताकि वो सेब का टुकड़ा खा ले, और बहू अनामिका अपनी सासू माँ से विनती कर रही थी कि वो खा ले। देखो बहू, मैं तुम्हारी सासू माँ नहीं, माँ हूँ। डॉक्टर ने कहा है तुम कमजोर हो, इसीलिए ये टुकड़ा तुम खा लो। अरे सासू माँ, आप इतनी लंबी चौड़ी है, आपका पेट बड़ा सा है, अगर वो खाली रहा तो आपको दिक्कत होगी, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये छोटा सा सेब का टुकड़ा आप खा लीजिए, जल्दी खाइए तो। मैं और नहीं खाऊंगी बेटा, तुम खा लो। मैं नहीं खाने वाली सासू माँ, आपको ही खाना होगा। ये सब देखकर सुजाता को बड़ा ही गुस्सा आने लगा। अब तक हम लोगों ने सब समान किया, बिस्किट समान बांट के खाए, एक गिलास पानी था वो भी हम बांट के ही पिए। अब एक सेब का टुकड़ा बचा है, इस टुकड़े को अब हम क्या करें बताओ। इस तरह से सास और बहू एक दूसरे को वो सेब का टुकड़ा खाने के लिए विनती कर रही थी। ये सब कुछ देखकर सुजाता को वो बहुत जलन हो रही थी। सास बहू इस तरह से एक होकर मिलजुल के कैसे रह सकते हैं? ये सब देखकर मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कुछ भी करके इनके बीच आग लगाना ही होगा। इस तरह सुजाता सोचती है। फिर सुजाता के शरीर से धुएं निकलने लगते हैं। कविता आके उनके ऊपर पानी छिड़कती है। शारदा और अनामिका जो थोड़ी ही दूर में थे, उन्हें दिखता है कि सुजाता के शरीर से धुआं निकल रहा है और कविता पानी छिड़क के ठंडा कर रही है। ये देखकर वो भागते हुए आते हैं। क्या हुआ सूजी, वो बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई? क्या कह रही है सासू माँ, ऐसी बीमारी जब तक जान ना जाए तब तक जाती ही नहीं। हाँ बहू, इसीलिए तो भगवान अच्छे इंसान को पहले बुला लेते हैं और जो बोझ होते हैं उन्हें धरती पे ही छोड़ देते हैं। ये सब उनकी माया है, माया। जब वो ऐसी बातें कर रहे थे, सुजाता के शरीर से और ज्यादा धुएं निकलने लगते हैं। कविता उस पे पानी छिड़कते रहती है। सुजाता का गुस्सा और बढ़ जाता है। कहावत है, हर कुत्ते का एक दिन आता है, देखना ये खाली नहीं जाएगा। कुत्ता हो ये तुमने आखिर में मान ही लिया।
इस तरह अनामिका शारदा हंसने लगते हैं। सुजाता का गुस्सा और तेज हो जाता है। बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से वो सीधा गटर के पानी में जाके डूब जाती है। ये देखकर सास बहू बहुत हंसती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर सुजाता शारदा और अनामिका से बदला लेने का सोचती है। कीचड़ में मुझे देखकर तुम लोग बहुत हंसे, अब मैं सास बहू में कैसी खुजली लगाती हूँ, बस देखते रहो। वो इस तरह से कहती है और मन ही मन परिकल्पना करने लगती है। फिर उसे एक परिकल्पना आती है कि सास बहू में खुजली कैसे लाया जाए। ऐसी परिकल्पना करके वो पूरा गांव घूमती है सर का जूं ढूंढने के लिए। एक दिन बहुत तपती धूप में शारदा थक हार के खेत से चली आ रही थी। सुजाता सोचा कि यही सही समय होगा बात करने का, इसी समय का फायदा उठाया जाए। वो शारदा से बात करने जाती है। अरे सुजी, अपने शरीर के भाप लेकर तुम ऐसे ही बाहर निकल गई बहू के बिना। हाँ, तुम्हारी भी तो बहू नहीं है दीदी आज। फिर तुम्हारा बुरा दिमाग चलना शुरू हो गया। तुम करुणा बन के आई हो दीदी और बैठने के लिए कह रही हो। मेरा दिमाग भी तुम्हारी तरह है, ज्यादा अच्छा इंसान देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाता, उससे धुआं निकलने लगता है। इतना कहकर वो जूं ली और शारदा के सर पे छोड़ दी। जैसे उसका काम हो गया वो वहाँ से भाग के जाने लगी। इसे अपनी बहू पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमेशा अपनी बहू को डांट फटकार लगाती रहती है। ऐसा सोच के शारदा घर आ गई। उसका सर में खुजली होना शुरू हो गया। वो जाके बाहर बैठ गई और सर खुजलाने लगी। ये क्या, मेरा सर बहुत खुजला रहा है, क्या होगा अगर मेरे सर पे जूं आ गया तो? बाप रे, ये खुजली, मेरा हाथ दर्द हो रहा है खुजलाते खुजलाते। अनामिका, अनामिका कहाँ हो, जल्दी आओ। उसकी बातें सुन के अनामिका बाहर भाग के आती है। वो देखती है उसकी सासू माँ दोनों हाथ से सर खुजला रही है। अनामिका को थोड़ा अनुमान होता है। सासू माँ, ये खुजली तो जूं वाली है। बाप रे, ये जूं कैसे आ गए? इस खुजली को तो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अब से आपको बाहर ही रहना होगा। मुझे कुष्ठ रोग हुआ है या भिखारी हूँ जो बाहर रहूं? छूत की बीमारी लेकर मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आई हूँ बहू। हम सभी जानते हैं पिताजी, आपके बेटे, मैं, पर वो जूं नहीं जानते ये सब। ऐसा कहने के बाद अनामिका एक कटोरी, एक ग्लास, एक पुराना कंबल, एक टॉवल लाके उसके सर पे बांध देती है। ये सब कुछ देखकर शारदा बहुत चिंतित होती है और रोने लगती है। इस गमछी से अपने सर को अच्छे से बांध लीजिए ताकि एक भी जूं बाहर ना निकल पाए। अनामिका दरवाजा बंद कर लेती है। रमेश जो बाहर गया था वो तब तक लौट आता है। शारदा जो घर के बाहर बैठी थी, रमेश उसे देखकर उससे पूछने जाता है। वो अनामिका को गुस्से से बुलाता है। बाद में वो शारदा को घर के अंदर ले जाते हैं। शारदा के घर के अंदर आते ही अनामिका जल्दी से जाके पीपी किट पहन लेती है। ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। एक दिन जब शारदा नाश्ता खाने के लिए मांगती है, अनामिका किचन से ही एक प्लास्टिक प्लेट फेंक के देती है और उस पे इडली फेंक फेंक के शारदा को खाने के लिए देती है। पर सर की खुजली की वजह से वो इडली पकड़ नहीं पाती। ये देखकर सुजाता को बड़ी हंसी आती है। तब जाके सास बहू को समझ आता है ये सब किया धरा उस सुजाता का ही है। फिर एक दिन सासू माँ और बहू सुजाता को ले आके एक पेड़ में बांध देती है और उसके सर पे जूं डाल देती है। सुजाता खुजली बर्दाश्त नहीं कर पाती और चिल्लाने लगती है। मुझे माफ कर दीजिए सासू माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम कैसे भी करके इन जुओं को सर से बाहर निकालेंगे। मैंने दुखी होकर अपने दोस्तों से कहा था, उन्होंने कमेंट्स में बहुत तरह तरह के उपाय बताए हैं। उन उपायों को करने से जू बाहर चले जाते हैं। हम उन सारे उपायों को करेंगे और कैसे भी करके सारे जू निकाल फेंकेंगे। इस तरह से सासू माँ को संतावना देती है। तो समझ गए ना दोस्तों, जुएं भी सास बहू को अलग नहीं कर पाए। आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।